नमस्कार साथियों, बायो गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने अध्ययन किया था जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें सबसे पहले अपन कोशिका क्या होती हैं, उनकी खोज किसने की, कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती हैं, कोशिका की खोज किसने की, केंद्र की खोज किसने की, ये अपन ने कल देखा। उसके बाद में जो कोशिकांग क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा जो कोशिका संगठन आता है वो आता है कोशिकांग। कोशिकांग जो है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो है उसका कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है, कोशिका भित्ति का अभाव रहता है। कोशिका भित्ति जो है 3 संस्तर के द्वारा बनी होती हैं: मध्य संस्तर, प्राथमिक संस्तर और द्वितीय संस्तर। मध्य संस्तर यानी कि मिडिल लेमिला, जो दो कोशिकाओं के बीच में जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो पैक्टेड लवणों से बना होता है, जो मध्य संस्तर है, ये जो है ये फलों के पकने के समय यह लवण जब जल में घुलते हैं तब फल नरम हो जाते हैं। जब फल पकते हैं उस समय कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो पैक्टेड लवण हैं वह जल में घुलते हैं और फल नरम हो जाते हैं। ये मध्य संस्तर यानी कि मिडिल लेमिला के कारण ऐसा होता है। दूसरा है प्राथमिक संस्तर, जो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है और मध्य संस्तर है, ये बाह्यतम संस्तर है। फिर है द्वितीय संस्तर, जो परिपक्व कोशिकाओं में उपस्थित होती हैं। लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन इसमें उपस्थित होता है। फिर देखते हैं कि जो कोशिका भित्ति हैं ये किन में पाई जाती हैं। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती हैं और पादप कोशिका के अलावा यह कवक और बैक्टीरिया यानी कि जो फंजाई हैं और फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर यह पाई जाती हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती हैं। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है यानी कि जलह्रास होता है, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक जो पदार्थ है वो संकुचित हो जाते हैं और इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहा जाता है। जब किसी पादप कोशिका के अंदर जब परासरण द्वारा पानी की जब हानि होती हो, परासरण के द्वारा जब जल ज़्यादा कोशिका से बाहर निकल रहा होता है, तब कोशिका झिल्ली सहित जो आंतरिक जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब संकुचित हो जाते हैं और इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता केवल जीवित कोशिकाओं में ही होती है, यानी कि जल को अवशोषण करना ये सिर्फ जीवित कोशिकाओं के अंदर होती है, मृत कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। यानी कि कोशिका भित्ति के जो कारण है वो पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को भी जंतु कोशिका की अपेक्षा अधिक आसानी से सहन कर सकती है। यानी कि माध्यम जितना भी बाहर का वातावरण परिवर्तन होता है उसको आसानी से सहन कर सकते हैं। फिर अपन देखते हैं तीसरा कोशिका संगठन, केंद्रक की खोज अपन ने पढ़ा था कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग की गोलाकार या अंडाकार जो डोट के तरह संरचना होती है, इसी को केंद्रक कहा जाता है। यानी कि कोशिका जो होती है इसके मध्य के अंदर, सेंटर के अंदर एक गहरे रंग की गोलाकार अंडाकार डोट की समान, यानी कि सिर्फ एक डोट के समान संरचना होती है, इसी को केंद्र कहा जाता है। केंद्र के चारों ओर दोहरी परत का एक स्तर होता है। केंद्र के चारों ओर दोहरी झिल्ली के द्वारा एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। यानी कि केंद्रक झिल्ली के द्वारा ढका रहता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों के द्वारा ही केंद्र के अंदर का जो कोशिका द्रव्य है वो केंद्रक के बाहर आ जाता है। कोशिका के केंद्र के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से केंद्र के अंदर का जो कोशिका द्रव्य होता है वो केंद्रक के बाहर आ जाता है, कोशिका द्रव्य में आता है। केंद्रक में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय
छड़ाकार दिखाई देते हैं। कोशिका जब विभाजन होता है तब वो एक छड़ की तरह दिखाई देते हैं, क्रोमेटिन की तरफ दिखाई देते हैं। इन्हीं को क्रोमोसोम या गुणसूत्र बोला जाता है। माता पिता से आनुवांशिक गुणों की सूचना क्रोमोसोम में डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाती है। जब ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के अंदर डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में आनुवांशिक गुणों की सूचनाएं जाती है। यानी कि आनुवांशिक गुणों के जो लक्षण होते हैं, जो आनुवांशिक गुण होते हैं, वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। किसके माध्यम से? क्रोमोसोम के डीएनए अणु के माध्यम से। क्रोमोसोम है जो डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में जो कोशिका निर्माण व संगठन के सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के अणु में जो कोशिका निर्माण व संगठन के सभी आवश्यक सूचनाएं हैं वो डीएनए अणु के अंदर होती हैं। डीएनए के जो क्रियात्मक खंड होता है जिसको जीन कहा जाता है, जीन जो डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है, जीन जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती हैं उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान होता है। यानी कि जो कोशिकाएं हैं विभाजित नहीं होती हैं उसमें जो डीएटिन है वो सिर्फ क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में ऐसे रहता है, जो धागेनुमा संरचनाओं का जाल पिंड होता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि कोशिकीय जो जनन है उस कोशिकीय जनन के अंदर केंद्रक जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाएं बनाती हैं या दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। जनन कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। जो जनन है वो कोशिका के विकास और परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। ठीक है, अब देखते हैं बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का जो केंद्रकीय क्षेत्र होता है वो बहुत कम स्पष्ट होता है। यानी कि बैक्टीरिया है उसके अंदर केंद्रक जो होता है वो बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इनमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इनके जो केंद्रक होता है वो केंद्र अस्पष्ट होता है, उनकी जो केंद्रक झिल्ली होती है वो नहीं पाई जाती है। केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है जिस ऐसे क्षेत्र को केंद्रक काय कहा जाता है। यानी कि जो बैक्टीरिया जैसे कुछ जीव हैं जिनके अंदर स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि इनके केंद्रक के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, केवल उनके अंदर क्रोमेटिन पदार्थ होता है जिसको केंद्रक काय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है इन्हें प्रोकैरियोट, प्रो यानी कि आदि या पूर्व, कैरियोट यानी कि केंद्रक, यानी कि जिन जीवों की जो कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती हैं उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का जो आकार होता है प्रायः 1 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार जो होता है वो छोटा होता है। कितना छोटा होता है कि 1 से 10 माइक्रोमीटर तक, यानी कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर, यानी कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की घात -6 मीटर होता है। क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम बराबर 1, इनमें क्रोमोसोम 1 होता है। अंगक इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के अंदर होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके जो आकार होता है वो आकार छोटा होता है। इनमें जो क्रोमोसोम है उसकी संख्या 1 होती है। अंगक हैं वो अनुपस्थित होते हैं, और क्लोरोफिल है वो झिल्लीदार एक पुट्टिका होती है उसके अंदर ही सारे क्लोरोफिल होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर। फिर देखते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का आकार जो होता है वो प्रायः बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। 5 से 100 माइक्रोमीटर तक इनका आकार होता है। इनमें क्रोमोसोम 1 से अधिक संख्या में होते हैं। इनमें अंगक जो हैं वो उपस्थित रहते हैं। क्लोरोफिल है वो प्लेस्टिड में होता है। यानी कि यूकैरियोटिक होते हैं जो एक ऐसी मान सकते हैं कि यूकैरियोटिक केंद्रक जो होता है वो विकसित केंद्रक माना जाता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम जो हैं वो 1 से अधिक होते हैं, अंग होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं, और जो क्लोरोफिल होता है वो प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है। प्लास्टिड यानी कि प्लास्टिड एक ऐसी संरचना है जो दोहरी झिल्ली से आबद्ध रहती है। ठीक है, अब ये आप एक डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका का ये डायग्राम है जिसके अंदर राइबोसोम बिखरे हुए हैं। इसमें एक प्लाज्मा झिल्ली है, अंदर कोशिका काय
कोशिका काय है अंदर, और कोशिका भित्ति भी इनके अंदर कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिकाएं और राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और लगभग इनके अंदर जो है अंगक अनुपस्थित होते हैं, बाकी के क्लोरोफिल इनमें अनुपस्थित होता है, और साथ ही क्रोमोसोम है वो भी एक हो सकता है या अनुपस्थित होता है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला कोशिका का जो संगठन के अंदर अपने सबसे पहले बात की कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली के बाद में 2 नंबर पे बात की अपने कोशिका भित्ति की, और तीसरे नंबर पे बात की कोशिका के केंद्रक की। अब है अगला जो कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो प्लेज्मा झिल्ली से घिरा कोशिका का द्रव्य या तरल पदार्थ जो कोशिका का द्रव्य कहलाता है, यानी कि कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ जो है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य में कोशिका के जो विशिष्ट घटक होते हैं, जैसे कोशिकांग या कोशिका अंग कहते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर जो भी एक विशिष्ट तरह के जो घटक होते हैं इनको कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहलाता है, यानी कि जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक जो होते हैं इन दोनों को जब मिलाते हैं तो इनको जीव द्रव्य बोल सकते हैं। फिर देखते हैं कि जो एक वायरस होता है, वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है, यानी कि झिल्ली रहित संरचना एकमात्र वायरस होती है। इसलिए इसमें जो जीवन है, जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह एक सजीव के शरीर में प्रवेश करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर देते। यानी कि ये वायरस हैं, तब तक ये सजीव नहीं कह सकते इनको, जब तक ये जो है वो सजीवों के शरीर के अंदर प्रवेश करके उनकी कोशिका के अंदर जो ये जितने भी फंक्शन है कोशिकांग है, ये सारे के जो काम करते हैं इन मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता, तब तक इसमें कोई प्रकार का जीवन नहीं होता है वायरस के अंदर। ठीक, अब देखते हैं कोशिका अंग के बारे में। अब कोशिका के अंगों की बात करेंगे, कोशिकांगों की बात करेंगे। कोशिकांग जो होते हैं वो प्रत्येक कोशिका में चारों ओर अपनी झिल्ली होती है। कोशिकांग जो होते हैं प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती हैं, जिससे कि उसमें जो स्थित पदार्थ हैं वो बाह्य पर्यावरण से अलग रह सकते हैं, यानी कि बाहर के जो वातावरण है उसका जो भी बाह्य वातावरण जो है उसका जो अनुकूल चल रहा है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ चल रही हैं या अनुकूल परिस्थितियाँ चल रही हैं, उससे कोशिकांग जो होते हैं उनका कोई लेना देना नहीं है। वो एक झिल्ली से आबद्ध रहते हैं, झिल्ली के अंदर रहते हैं। विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं यानी कि अंगक का उपयोग करती हैं, यानी कि विशिष्ट प्रकार की जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं इन क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए, अलग अलग तरीके से पूर्ण करने के लिए इनके अंदर ये झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनको अंगक कहा जाता है और इसका उपयोग करती हैं। जैसे कि अपन देखते हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी कि ER, गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये जो है ये कोशिका के अंगक कहलाते हैं। ठीक, अब सबसे पहले अपन अंगक की जो बात करेंगे वो कोशिकांग कौन सा आएगा, वो कोशिकांग आएगा अंतरप्रद्रवी जालिका या अंतर्द्रवी जालिका या ER या अंतरप्रद्रवी जालिका जो है इसकी खोज पोर्टर ने खोज की और पोर्टर ने ही नाम रखा। यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। इसके अंदर जो अंतर्प्रद्रवी जालिकाएं होती हैं इनमें नलिकाकार संरचनाएं होती हैं जिसका एक बहुत बड़ा ये तंत्र है, सिस्टम है। ये लंबी कोशिकाएं या लंबी नलिकाएं अथवा गोल या आयताकार थैलों या पुट्टिकाओं की तरह दिखाई देती हैं। ये जो है आंतरिक कंकाल की भांति दिखाई देती है। अंतर्प्रद्रवी जालिका की जो रचना है वो प्लेज्मा झिल्ली के समरूप होती हैं। ये भी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने होती हैं, यानी कि अंतर्प्रद्रवी जालिका है ये भी कोशिका झिल्ली की तरह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। इसके जो प्रकार देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक खुरदरी होती है यानी कि रफ RER और दूसरी स्मूथ होती है SER यानी कि चिकनी अंतर्प्रद्रवी जालिका। जो खुरदरी होती हैं
इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम की वजह से हम इनको खुरदरी अंतर्पर्दवी जालिका बोलते हैं, जिस पर प्रोटीन संश्लेषित होती हैं, और इस पर राइबोसोम की वजह से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जिसे ईआर के द्वारा कोशिका के अन्य भागों तक भेजा जाता है। कोशिका के अन्य भागों तक कौन भेजता है? इसे अंतर्पर्दवी जालिका भेजती हैं, जिसका निर्माण जो है वो राइबोसोम लगे होते हैं, जिसके कारण प्रोटीन संश्लेषण होता है। और फिर आता है चिकनी अंतर्पर्दवी जालिका SER, जो वसा और लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता होती है। यानी कि जो खुरदरी है RER तो प्रोटीन संश्लेषण करती है, लेकिन चिकनी जो अंतर्पर्दवी जालिका है वो वसा यानी कि लिपिड का अणुओं को बनाने में सहायक होती है। कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायक होते हैं। यानी कुछ जो प्रोटीन और वसा जो यहाँ बनती हैं, प्रोटीन RER में बनती हैं और वसा SER में बनती हैं, ये कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायक होती हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहा जाता है। झिल्ली जीवात जनन कैसे कहते हैं? कि कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया को कोशिका झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन और वसा एंजाइम एवं हार्मोनों की भांति कार्य करते हैं। यानी कि कुछ जो बाकी बचा हुआ जो प्रोटीन और वसा होते हैं वो एंजाइम या फिर हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। विभिन्न कोशिकाओं में अंतर्पर्दवी जालिका विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। लेकिन ये जो निर्माण करेगी वो एक जालिका तंत्र का ही निर्माण करते हैं, लेकिन विभिन्न कोशिकाओं के अंदर ER जो है विभिन्न रूपों में दिखाई दे सकती है। ER का अगर कार्य देखें तो कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य या केंद्रक के मध्य पदार्थों यानी कि मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में इसका कार्य होता है। कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्र जो हैं उसके अंदर और केंद्रक के मध्य पदार्थों का यानी कि प्रोटीन का जो परिवहन करता है वो कौन करता है? अंतर्पर्दवी जालिका करती है। कशेरुकी वर्ग के जंतुओं के यकृत की कोशिकाओं में स्मूथ यानी कि चिकनी अंतर्पर्दवी जालिका जो है वो विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या है कि कशेरुकी जो वर्ग होते हैं उनके जंतुओं में यकृत की जो कोशिकाओं के अंदर जो चिकनी अंतर्पर्दवी जालिका होती है वो विष तथा दवा को निराविषीकरण करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज अपन इतना ही। कल आगे के कोशिकांग हैं उसका अध्ययन करेंगे। कल अपना जो है 5वां जो चैप्टर है बायोलॉजी का पहला चैप्टर, और ओवरऑल में देखें तो 5वां चैप्टर जो जीवन की मौलिक इकाई जो कोशिका है, ये चैप्टर लास्ट पार्ट जो होगा 3 पार्टों में पूरा कर देंगे। एक पार्ट के अंदर अपन ने सबसे पहले देखा कि कोशिका क्या होती हैं, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, यानी कि जीवों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। सबसे पहले जो एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, वो पहले पार्ट में आए। फिर अपन ने कोशिका झिल्ली को भी पहले पार्ट में देखा, कोशिका भित्ति को भी देखा, वो पहला पार्ट। आज अपन ने दूसरा पार्ट जो किया इसमें कुछ कोशिकांग पढ़े, और नेक्स्ट जो बाकी के कोशिकांग हैं वो कल तीसरे पार्ट में आएंगे। इसी के साथ में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।